हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ल्यूसेंट जीके। जो हमारी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसमें आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर मैं ल्यूसेंट जीके की बात करूं तो इसकी इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हमारे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपने ल्यूसेंट जीके अच्छे से कर लिया ना, तो आपका जीके में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। जीके तो आपका 100% हो ही जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पर देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज आपके लिए लिए गए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लीजिए। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आपको आई बटन दिखेगा, और आई बटन आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको वीडियो मिल जाएगी पार्ट 1। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। दोस्तों जी हाँ, बताएं। तो आपको देखिए, ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। जिनको नहीं पता है वो याद रखिए दोस्तों, विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपका जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, बताएं। महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो उसे राजघाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है दोस्तों। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्लस करता हुआ चलूंगा। अब बात करते हैं महाभारत के रचयिता कौन है। क्या महाभारत के रचयिता कौन है? ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न का आंसर बताएंगे आप सभी लोग, कमेंट करेंगे। जी हाँ, बताएं। महाभारत के रचयिता कौन है? जी हाँ दोस्तों, बताएं, कमेंट करें। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। महाभारत और रामायण के जो रचयिता होते हैं उनमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर कर लेना है। और महाभारत के रचयिता पूछा जाए तो आप कहिए वेद व्यास जी। महर्षि वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। लेकिन अगर आता है रामायण के रचयिता कौन है, तो आप कहेंगे महाकवि कालिदास जी। जी हाँ, महाकवि कालिदास जी आपके रामायण के रचयिता हो जाएंगे। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो धन से संबंधित अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? यहाँ पर दोस्तों आप ये इस प्रश्न को करने वाले हैं गलत, क्योंकि ये प्रश्न है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कॉपी पेन जरूर ले लीजिए और कॉपी पेन से नोट करते हुए चलिए। जी हाँ, बताइए। धन से संबंधित अर्थशास्त्र, देखिए अर्थशास्त्र की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें की जा रही है जो अर्थशास्त्र धन से संबंधित है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके रचयिता जो हैं वो आपके हैं एडम स्मिथ। कौन दोस्तों? एडम स्मिथ हो जाते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो आपको लगाना है कौटिल्य। कौन लगाना है दोस्तों? कौटिल्य लगाना है। लेकिन इसमें धन से संबंधित पूछा था, इसीलिए आपका आंसर है एडम स्मिथ। अगर केवल अर्थशास्त्र लिखा होता तो आपका कौटिल्य होता। और जो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है वो राजनीतिक विषय से संबंधित है। ठीक है, राजनीति से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया। और उस इसका आंसर बताने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। और यहाँ पे घंटी वाले बटन को दबा दीजिए और दीजिए इस प्रश्न का उत्तर कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जी हाँ, सभी लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? कमेंट करें। इसका आंसर मैं आपके लिए नहीं दूंगा, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें मैं आपको करा चुका हूं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। कमेंट करिए दोस्तों। जी हाँ, बताएं।
और एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, करो या मरो। करो या मरो, ये नारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको समय का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, यहाँ से भी आपके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, बताएं दोस्तों। तो अगर हम बात करते हैं जब हमारा भारत का संविधान बना था, तो उस टाइम पे जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आपके जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो आपको ये सारे प्रश्न यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। और आपका संविधान कब लागू हुआ, तो आप कहेंगे लागू तो हुआ था 26 जनवरी 1950 के लिए, लेकिन बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 के लिए बनकर तैयार हो गया था। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, बताएं विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करें। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है। विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 मई के लिए। कब? 8 मई के लिए विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई के लिए मनाया जाता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कौन से देश में सूर्य सबसे पहले उगता है। जी हाँ, बताएं, देश की बात हो रही है और इस प्रश्न को करें। जी हाँ, बताएं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, सूर्योदय की अगर देश की बात की जाती है तो हो जाता है आपका जापान। लेकिन दोस्तों अब आपको बताना है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। ये प्रश्न मैंने पिछली बार कराया था, यानी कि पिछली वीडियो में कराया हुआ है। तो यदि दोस्तों आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ, अब बताएंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताएं, कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, 8 मार्च। 8 मार्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है, ये एकदम से सही है दोस्तों। और चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और जो होने वाला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। और आप बताइए कि आपको इस तरीके से पढ़ने का जो तरीका है वो आपको कैसा लग रहा है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें कि जिससे हम आपकी तैयारी के लिए और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें तो आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। बताएं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य। जी हाँ, कमेंट करें। जी हाँ, सिंपल क्वेश्चन है भाई, आप सभी लोग जानते हैं गोवा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, बहुत छोटा सा है। आप देखेंगे अगर मैप आपने देखा हो तो मैप में बहुत जरा सा दिखता है, ठीक है। तो आपका ये गोवा एकदम से सही हो जाएगा। जी हाँ, और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका यहां से प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, बताएं ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो दोस्तों अगर हम ओणम की बात करते हैं तो ओणम आपका हो जाता है क्या दोस्तों, केरल से ओणम को रिलेट किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों केरल से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि बताइए बल्लम क्या है। तो बल्लम क्या होता है, ये बल्लम इस तरीके से लिखा होता है, बल्लम। जी हाँ, बल्लम की अगर हम बात करते हैं तो बल्लम क्या होता है, बल्लम आपका एक नाव होती है जो आपकी तमिलनाडु में चलती है, कहाँ, सॉरी, केरल में चलती है। कहाँ, केरल में होती है दोस्तों। ये एक नाव होती है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, बल्लम। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ये प्रश्न हालांकि आप सभी ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, और आप अगर आंसर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे पाते हैं तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। जी हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हमारे सामने ऑप्शन नहीं होते ना, थोड़ा सा माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आदत डालिए क्वेश्चंस ना पाने की, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन, सॉरी, अगर आपको ऑप्शन नहीं होंगे ना, तो आप अपना माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे और प्रश्न को बहुत ही सही तरीके से सटीक कर पाएंगे, ठीक है। आप ऑप्शंस की आदत ना डालें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो आपकी दिल्ली जो थी वो 1911 में राजधानी बनी थी, आपका ये एकदम से सही हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यहाँ पर कुछ लोग जो है आएंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि सर यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं दे रहे हैं तो कैसे करें हम। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शंस के चक्कर में मत पड़िए ना, आप जो है इनको अच्छे से याद तो करिए भाई। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो आपको ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखकर तुरंत आंसर लगा दोगे, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, जी हाँ, बताएं। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, जी हाँ, बिल्कुल सही, 3:2, 3:2 होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा सा झंडे के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपका तिरंगे में 3 कलर होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा। और उसमें बीच में एक चक्र होता है, और चक्र के अंदर कितनी तीलियां होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। इन सभी क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखना है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। और दोस्तों आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे जैसे आपके प्रश्न आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका लेवल जो है ना प्रश्नों का, उसी तरीके से हम थोड़ा सा अप करते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। यहाँ पर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। जी हाँ, बताएं। तो राष्ट्रगीत की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और राष्ट्रगीत कौन सा है, तो कमेंट कीजिएगा, राष्ट्रगीत कौन सा है। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट कीजिएगा राष्ट्रगीत कौन सा है और राष्ट्रगान कौन सा है। दोनों के कुछ वर्ड आप लिखकर कमेंट कीजिएगा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों के कुछ वर्ड लिखकर कमेंट कीजिएगा सभी भाई बहन। जी हाँ, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा जाता है, लेकिन आपको बताना है इन्हें सबसे पहले किसने कहा। जी हाँ, कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रपिता कहा था, ये भी आपको याद रखना है। जी हाँ, एकदम से ये सही है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है, तो बताना है आपको इस प्रश्न का उत्तर कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की। बताएं दोस्तों, कमेंट करें। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, हेनरी बेकुरल। बेकुरल ने आपका रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी, एकदम से करेक्ट है। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और यहाँ पर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, सभी भाई बहन एक बार लाइक जरूर कर दें, एक बार लाइक और एक बार शेयर जरूर कर दें सभी भाई बहन। अब बात करते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है।
कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? जी हाँ, कार्बन काला, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप होगा वो एकदम से वाइट होगा दोस्तों, चमकता हुआ। समझ गए ना आप? बिल्कुल हीरा दोस्तों, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे इसके लिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जी हाँ, बताएं एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे की बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? तो विलियम रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किसने? विलियम रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं वायुयान का आविष्कार किसने किया, तो आप कहेंगे किसने? जी हाँ, कमेंट करें, वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान बताएं दोस्तों, वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो नहीं पता ना, कोई बात नहीं है। राइट ब्रदर्स। किसने? राइट ब्रदर्स ने दोस्तों, राइट ब्रदर्स ने इसका आविष्कार किया था वायुयान का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आपको इस प्रश्न के साथ दो चीज़ें बतानी है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली थी। जी हाँ, बताएं कब और कहाँ से कहाँ तक। दो क्वेश्चन आप बताइए इस प्रश्न के साथ। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रश्न की कि भारत में पहली रेलगाड़ी जो थी वो 1853 ईस्वी में चली थी। कब? 1853 में मुंबई से और ठाणे के बीच में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच में 1853। कब दोस्तों? 1853 में चली थी। ये आपका एकदम से करेक्ट है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? जी हाँ, बताएं। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों अगर आपने इस प्रश्न को नहीं पढ़ा होगा आपसे पहले तो आप इस प्रश्न को गलत करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है। जी हाँ, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप गलत करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि भारत में पहली बार जो मेट्रो रेल सेवा थी वो किस नगर में आरंभ की गई थी, तो वो आपका मुंबई भी नहीं था, दिल्ली भी नहीं था, वो था आपका दोस्तों कलकत्ता, यानी कि कोलकाता। कोलकाता था दोस्तों, ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए। जी हाँ, जी हाँ, वही ममता बनर्जी वाला कोलकाता। बिल्कुल सही दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? बताएं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। जी हाँ, कमेंट करें। और इस प्रश्न के साथ ये भी बताइए कि पहली बार जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे वो मतलब कब गए थे अंतरिक्ष में? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न की कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री आपके राकेश शर्मा थे, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कब गए थे? तो 1984 में गए थे। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और पूछा जाए कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? महिला कौन थी? तो महिला अगर पूछा जाता है तो आप कहेंगे कल्पना चावला। कौन दोस्तों? कल्पना चावला। जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कल्पना चावला प्रथम महिला थी जो आपके अंतरिक्ष में गई थी, भारतीय महिला। और यहाँ पर अगर पूछा जाता है प्रथम यात्री कौन थे विश्व में, अगर पूछा जाता है विश्व में प्रथम यात्री कौन थे, तो आप बताएं कौन थे? तो थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग और आपके कौन? एडविन एल्ड्रिन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें इसके लिए, जो आपके यूएसए के थे। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न आपका एक बार नहीं कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों नहीं पता तो अपनी कॉपी में आज ही अभी नोट कर लीजिए कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो गुड़गांव में स्थित है, हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर, बहुत फेमस है दोस्तों। जी हाँ, अब बात करते हैं। और दोस्तों अगर आपको टाइम मिले तो कभी जाइए शीतला माता मंदिर घूमने, ठीक है। जी हाँ, अब बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? कमेंट करें, कमेंट करें दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 में आपकी स्थापना हुई थी दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तब आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे आप इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क में दोस्तों। कहाँ? न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय है। और पूछा अगर जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे हेग, द हेग, यानी कि हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं उनको आप जरूर नोट करते हुए चलें। अगला क्वेश्चन आपको इसी से संबंधित है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश होते हैं? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य होते हैं? कमेंट करें। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इसके जो सदस्य देश होते हैं वो होते हैं आपके कितने? 15 है दोस्तों, 15 सदस्य देश होते हैं, आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि स्थायी सदस्य कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 5 उनमें से स्थायी सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, कमेंट करें। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर के लिए मनाया जाता है दोस्तों, 10 दिसंबर के लिए मनाया जाता है, ये आप याद रखिए। ठीक है, जी हाँ, 10 दिसंबर के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जी हाँ, कमेंट करें। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन का महाकाल मंदिर भी आपसे पूछा जाता है कि महाकाल मंदिर आपका कहाँ है, तो आप कहेंगे उज्जैन में। और इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तब भी आप कहेंगे यही कौन सा दोस्तों? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आगरा पूछा जाता है तो आप कहें यमुना नदी के किनारे। इस प्रकार से कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आज सेकंड पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट आपको थर्ड पार्ट जल्द ही मिलेगा दोस्तों, और उसको हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जिससे कि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, और घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद,